बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से कोई जुड़ा मसला हो तो आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में होम्स में पेंडिंग है या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए तो फिर प्लीज़ आप हमें फ़िज़िकली आके मिल सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी डिटेल्स आपको लॉ सोसाइटी से या हमारी वेबसाइट से या तमाम जो सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो लोग हमें कॉल करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आज, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों का जो सवाल आ रहा है वो रेलेवेंट टू बिज़नेस वीज़ा के बारे में है। मैंने लास्ट कुछ प्रोग्राम में भी कहा था कि जो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा है वो फिनिश हो गया है, अब कोई लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो 2 लाख वाला था। अब जो लोग यहाँ पे अगर आना चाहते हैं या जो लोग है कि हमारा अगर बिज़नेस है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है अपार्ट फ्रॉम जो स्टूडेंट्स और जब बाकी स्पाउस वीज़े के फॉर द सेटलमेंट इन द यूके, वो है सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। ये बिज़नेस वीज़ा या वर्किंग वीज़ा की सब कैटेगरी है। इट्स कॉल्ड द सोल रैप। इसके अंदर जो मेनली रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपका बिज़नेस आउट ऑफ द यूके किसी भी कंट्री में है। लेट्स से अगर आपका किसी अरब कंट्री में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, तो अगर आपकी जो मदर कंपनी है वहाँ बिज़नेस कर रही है और आप अपना उस कारोबार को या बिज़नेस को एक्सपेंड करने जा रहे हो, या आपका जो ट्रेड है वो यूके यूरोप के साथ काफ़ी सारा है, या आपका प्लान है कि आप इसको एक्सपेंड करते हुए यूके के अंदर काम करना चाहते हो, तो आप यूके के अंदर एज ए ब्रांच ऑफिस बना सकते हो। और उसके लिए आप अपॉइंट करोगे किसी स्टाफ को, जो अपॉइंट होएगा उसको सोल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वीज़ा मिलेगा। इसकी जो मेन अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जब एप्लीकेशन की जाएगी उससे पहले ना तो आपको बिज़नेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना यहाँ पे आपको फिज़िकल ऑफिस हायर करने की रिक्वायरमेंट है। आपने एक बिज़नेस प्लान बनाना है कि हमारा ये हमारे होम कंट्री में या होम लैंड में हमारा बिज़नेस है, हम यूके के अंदर अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हुए वहाँ ब्रांच ऑफिस बनाने जा रहे हैं, और उसके अंदर हमें एक स्टाफ चाहिए जो हमारा करंट या एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो एक मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है वो वहाँ जाके एज ए रोल प्ले करेगा एज ए सोल रैप। इसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लिस्ट बनेगी, लेकिन मेन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो एक कि कंपनी होमलैंड में या होम कंट्री में काम कर रही है, जो बंदे को सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा अप्लाई किए जाने जा रहे हैं वो कम अज़ कम उस कंपनी का 12 मंथ से एम्प्लॉई है, और उसकी जो अगर उसमें शेयर होल्डर है तो उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो लेस दैन 50% है। अगर 45% शेयर होल्डर है, 40%, 10%, 5%, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। और उसके लिए जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ A1 इक्वल टू A1 रिक्वायरमेंट है उसकी। अगर उसने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है एंड द टॉट मेथड ऑफ टॉट वाज इंग्लिश, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और थर्ड इसकी जो बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि इस वीज़े के अंदर जब यहाँ पे बीइंग अ सो रिप्रेजेंटेटिव इन द यूके जो 3 साल का मिलेगा, फिर एक्सटेंशन 2 साल की मिलेगी 5 साल के अंदर, उसके पास राइट है कि वो हर साल में कम से कम अगर चाहे तो 6 मंथ से तक का जो टाइम है वो आउट ऑफ कंट्री इन डिफरेंट टाइम में जाके वहाँ गुजार सकता है। सो उस पर एक कंडीशन है कि उसने कम अज़ कम 180 डेज़ इन 1 ईयर यूके में उसने गुजारने हैं। अगर 6 महीने आउट ऑफ कंट्री डिफरेंट कंट्री में सैर भी करने जाते हैं या कारोबार के लिए, तो एज ए बिज़नेस उसको अलाउ होएगा। 3 साल का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन होएगी, 5 साल के बाद उसको इंडेफिनिट मिल जाएगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स 1 ईयर के बाद नेशनलिटी मिल जाएगी। क्योंकि सारे लोगों का जो सवाल था कि इसमें इंग्लिश क्या रिक्वायर है, पहली बात वो जो बंदा कंपनी है वो आउट ऑफ कंट्री वर्क कर रही है, नंबर 2 वो यूके में अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, नंबर 3 जो एम्प्लॉय जिसको अपने रिक्रूट करना है यूके के अंदर अप्लाई करना वीज़ा, वो कम से कम कंपनी का 12 महीने से एम्प्लॉय हो और उसके पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो पूरी कर रहा है कि A1 उसका लेवल हो,
और उसको यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी कि कंपनी के अकाउंट्स क्या हैं, कंपनी का हायरार्की चार्ट क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसकी शेयर होल्डिंग क्या है, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। पर जो मेन जो प्रिंसिपल्स रिक्वायरमेंट हैं वो ये मेन 4 थी। और उसके बाद जब एप्लीकेशन की जाएगी, जो आपके सोलिसिटर होंगे या आपके एडवाइज़र होंगे, फिर वो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन साथ है। ऑफ कोर्स के कंपनी का लेटर होएगा, फिर जो एप्लीकेंट है उसका एक्सपॉन्स एफिडेविट होएगा, जो उनकी कंपनी का अकाउंटेंट है वो एक लेटर बना के देगा। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उन सब चीज़ों के ऊपर जो सबसे हैवी चीज़ है वो ये कि बिज़नेस प्लान होएगा कि हम करंटली ये कारोबार कर रहे हैं, ये हमारा कंपनी स्ट्रक्चर्स है और हम अपने कारोबार को एक्सपेंड करने जा रहे हैं कि हमारे पोटेंशियल क्लाइंट यहाँ पे होंगे और हमारा जो सोल रैप होएगा, बीइंग ए सोल रैप इन द यूके, वो हमारे ये काम को डील करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी और उसके पास कम से कम पावर होगी कि डिसीजन लेने की, क्योंकि उसको कंपनी की तमाम इन एंड आउट का नॉलेज है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए उसको 100 रिप्रेजेंटेटिव का वीज़ा मिल जाएगा। जो मेन बात थी, इस पे आपको इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगने से पहले कुछ नहीं करनी और बाद में भी नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कोई ऐसे फंड 2 लाख 1 लाख को शो नहीं करना, वो कंपनी की बेस पे आपको वीज़ा मिलना है कि कंपनी यहाँ वर्क कर रही है और ये इस पोजीशन में है कि अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हुए अपना सब ऑफिस खोल लें, सब्सिडी ऑफिस यूके के अंदर, और जो बंदा यहाँ पे आएगा वो एज ए उनका रैप काम करेगा। तो ये था 100 रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स और उसकी कंडीशंस। तो अगर कुछ लोग अप्लाई करना चाहें तो मोर देन वेलकम। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूँगा, मैं थोड़ी एडवाइस चाहिए है कि प्लीज़। हम बेसिकली हम यूरोप से आए, जर्मनी से यहाँ मूव हुए हैं यूके में 2010 में, ठीक है। तो 2 बेटे मेरे जर्मनी पैदा हुए हैं और एक यहाँ पे, और जो यहाँ पे है उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और एक बेटे के पास जर्मन है और एक के पास पाकिस्तानी, और मेरे के पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और वाइफ के पास जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो हमें इन्होंने यहाँ पे जब हम आए तो 5 साल का दिया, उसके बाद हमने फिर दोबारा अप्लाई किया तो दोबारा फिर उन्होंने 5 साल दिया, हमें बेसिकली इंडेफिनिट अप्लाई किया था। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब हम 5 साल वाला जो दूसरा दिया था वो खत्म होने वाला है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। एक जो बेटा है उसके पास पाकिस्तानी है, वो भी ओवर 18 हो चुका है, अब उसके लिए वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है, वैसे वो आगे यूनिवर्सिटी में भी अब जाएगा, तो वो पासपोर्ट अपना अलग अब ओवर 18 है तो अप्लाई कर सकता है। कोई और सवाल? आप टीवी पे आंसर सुने। ओके, देखें, कंडीशन ये है कि जो यूरोपियन नेशनल थे, अगर वो यूके में 5 साल गुजारते हैं, उनकी 3 कंडीशन है। नंबर 1 कि वो यूरोपियन नेशनल थे, नंबर 2 उन्होंने यूके में रहते हुए 5 साल यहाँ पे रहे हैं, और 5 साल यहाँ पे रहते हुए उन्होंने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज किया है, और उनका यहाँ पे एब्सेंट चीज़ नॉर्मल होएगी, लेकिन ये नहीं कि 6 महीने साल के लिए आउट ऑफ कंट्री के बाद में आ गए। वो अगर 5 साल की कंडीशन पूरी कर रहे होते आप, तो आपको लाजमी तौर पे वो वीज़ा ग्रांट कर देते। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि क्यों उन्होंने आपको इंडेफिनिट दिया। मेरा ख्याल है कोई ना कोई चीज़ लैक होगी, तो तभी उन्होंने आपको बजाय इंडेफिनिट देने के फर्दर 5 साल की एक्सटेंशन दे दी। अब तो आपका सिर्फ कंसर्न ये होना चाहिए कि जो लास्ट 5 ईयर्स आपने यूके में गुजारे हैं एज ए यूरोपियन नेशनल इन द यूके, तो क्या वो जो रिक्वायरमेंट हैं वो आप पूरी की हैं। नंबर 1, आपने 5 साल यहाँ गुजारे। नंबर 2, यहाँ पे 5 साल रहते हुए जो आपका मेन यूरोपियन एप्लीकेंट था, जो उसके डिपेंडेंट थे, क्या उन्होंने यहाँ पे रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज किया है। अगर ये चीज़ें 2 पूरी हो रही हैं तो बिल्कुल अब आप इंडेफिनिट अप्लाई करोगे और उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करोगे। लेकिन क्योंकि आपका पहले भी थोड़ा सा मैस हुआ है मैटर, तो मेरी एडवाइस आपको ये होएगी कि अगर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, बेशक आपके 5 साल पूरे फरवरी में हो रहे हैं, आप अगर हमें मिलना चाहें तो मोर देन वेलकम। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एक दफ़ा जाके डिस्कस कर लें कि हमने कौन कौन से पेपर गैदर करने हैं, और जब एप्लीकेशन करो ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। होता ये है कि जब आप वीज़ा ख़त्म होने से 10 दिन पहले किसी वकील के पास जाते हो या खुद अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो फिर आपके पास पेपर इकट्ठे करना या उसको गैदर करना, फिर आपकी प्रॉब्लम आती है कि ये पेपर शॉर्ट है, ये चलो फिर अप्लाई कर दें, डेडलाइन जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा वेल बिफोर द टाइम अगर आप किसी से डिस्कस करोगे तो कम अज़ कम एक बेटर पोजीशन में होएगी कि यार अगर किसी अपने HMRC से लेटर मंगवाना है तो कम अज़ कम लेटर लिखोगे, उनसे 5 साल का रिकॉर्ड आपका आ जाएगा।
अगर आपके P60 शॉर्ट हैं, एम्प्लॉयर के पास नहीं आपके मिले या मिले तो लॉस कर ले हैं, आप दोबारा उसको P60 रिक्वायर कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें सम टाइम 10 डेज या 1 मंथ में नहीं होती, तो इसलिए अभी बेस्ट टाइम होएगा कि जो पेपर आपके पास हैं कि अपॉइंटमेंट बुक करें, मिलें आके और अपने जो पेपर हैं वो दिखाएं, और फिर जब आपके 5 साल पूरे हों तो आपको आराम से जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको इंडेफिनिट ग्रांट कर सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज गुल साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ब्रिटिश नेशनैलिटी के मुतालिक है कि मुझे जो लास्ट मंथ में ना ILR ग्रांट हुआ, तो अभी मैंने नेशनैलिटी अप्लाई किया, लेकिन मेरे पहले जो है ना 3 पॉइंट थे ना ड्राइविंग के, तो अभी लास्ट वीक मुझे 3 और लग गया, लेकिन वो जो पहले मैंने एप्लीकेशन 3 डिक्लेयर किए थे कि मुझे 3 पॉइंट लगे हुए हैं, ये जो अभी सेकंड लगे हैं इसका मैं क्या करूं? मेरे फिंगरप्रिंट भी हो गए हैं अभी, तो इसमें मेरी एप्लीकेशन पे अफेक्ट होगा? ओके, ब्रिटिश नेशनैलिटी देखिए नेशनैलिटी जो है वो होम ऑफिस की डिस्कशन होती है, और उसके अंदर जो सबसे बेसिक गोल्डन जो प्रिंसिपल है वो एक है कि एप्लीकेंट का जो करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपने पहले 3 पॉइंट लगे थे, अनफॉर्चुनेटली वो अभी चल रहे थे और आपने एप्लीकेशन की तो आपने बता दिया, लेकिन ऑल ऑफ सडन अब 3 और लग गए बीइंग पेंडिंग आपकी एप्लीकेशन। आपको मेरे ख्याल में इफ़ आई बी इन योर पोजीशन, यस यू शुड इन्फॉर्म टू द होम ऑफिस कि जी मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये 3 पॉइंट लग गए हैं, मैं जस्ट आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, रोड ट्रैफिक ऑफेंस जो है वो क्रिमिनल कन्विक्शन में नहीं आता, ना तो जो पेनल्टी है वो आती है, ना ये आते हैं 3 पॉइंट। लेकिन सम हो अगर ये देखा जाए कि अगर आपको 0.6 किसी सीरियस ऑफेंस की वजह से, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव है या डेंजरस ड्राइविंग है, अगर इस बात पे लगते हैं तो फिर आपकी नेशनलिटी पे जो केस वर्कर है वो डिसीजन को डिफरेंट ले सकता है, लेकिन नॉर्मल होता नहीं है। 3 पॉइंट पे तो मैं शायद काफ़ी श्योर हूँ कि उनको कोई ज़्यादा इशू नहीं आता, लेकिन अब अगर 6 हो गए हैं वो बताने से मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा इमिग्रेशन ऑफिसर होगा तो पॉसिबल है उसको भी पॉजिटिव ले, लेकिन अगर ना बताने से अब उन्होंने जिस दिन केस वर्कर आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा, अगर उस दिन वो सर्च मारता है और पता चलता है कि आपके ऊपर 6 पॉइंट लगे हैं और 3 पहले थे और 3 आपको 2 वीक पहले लग गए हैं और आपने अभी तक बताया नहीं और उस बात को महीना हो गया, तो फिर उसको लग सकता है कि शायद आप कुछ बातें या इन्फॉर्मेशन अपनी हाइड करने की कोशिश की है या आपने तमाम चीज़ें होम ऑफिस को डिस्क्लोज़ नहीं की। एक चीज़ होती है कि आपने कोई चीज़ छुपाई है, एक नॉन डिस्क्लोजर भी जो है ना वो भी अनफॉर्चुनेटली डिसेप्शन के ज़ुमरे में आता है। तो ये देख लें कि अगर उनको लगता है कि आपने कोई इंटेंशनली नहीं बताया उनको, जो कि सीरियस ऑफेंस है ये 3 पॉइंट वाला, तो फिर अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आप पे ऊपर कैब लगा सकते हैं, तो देन नेक्स्ट 5 ईयर्स या एक सर्टन टाइम तक आप यहाँ पे दोबारा एप्लीकेशन नहीं करोगे। तो इसलिए एक बड़े कंडीशन से बचने के लिए आई अंडरस्टैंड के रिस्क है, अब समथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं था, कुछ हो गया, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है कि आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं एज ए गुड जेस्चर आपको बता रहा हूँ कि जी आपने मेरी नेशनलिटी ग्रांट कर दें, लेकिन ये जो मुझे पॉइंट लगे हैं इस वजह से लगे हैं, तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव ही डिसीजन आना चाहिए। बट जो मेरा आपका सवाल है कि क्या मैं बताऊं या ना बताऊं, यू मस्ट हैव टू इन्फॉर्म टू द होम ऑफिस जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो इमीडिएटली वी हैव टू नोटिफाई टू द होम ऑफिस, देयर इज़ नो इफ एंड बट। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जी बेसिकली मेरे भाई हैं, उनको रिसेंटली नेशनैलिटी मिली है इटली से, राइट 2-3 दिन पहले की बात है। तो अभी वो यूके आना चाहते हैं, बट बिकॉज यू नो ब्रेक्सिट और सबकी वजह से कुछ लॉस चेंज हुए हैं, वो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं।
ठीक। उनको किसी ने बताया कि भाई मार्च तक आपके पास लीवरेज है, यू कैन स्टिल यूटिलाइज the benefit of the Brexit, after effects. So we are not sure about it. लेकिन अगर आप हमें बताएं कि इस केस में उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, और अगर वो मार्च से पहले अप्लाई करें तो उनको क्या किस लाइक एज ए यूरोपियन यूनियन अप्लाई करना या कैसे उनको अप्लाई करना है, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दे प्लीज। ठीक। देखें, इस कॉल से जो तमाम हमारे व्यूवर्स के लिए भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक जो 30 जून 2021 था वो लास्ट डेट थी कि अगर यूरोपियन नेशनल ने या उनके डिपेंडेंट ने यूके में आना है तो वो अंडर द यूरोपियन लॉ के तहत वो यूके में आ सकते हैं। अब डेट को एक्सटेंड अभी मुझे तो नॉलेज नहीं कि हुई है या आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो 1 जुलाई 2021 के बाद जो भी यूरोपियन नेशनल यूके में अगर सेटल होना चाहते हैं तो उन पे वही तमाम प्रिंसिपल अप्लाई होंगे जो कि एक पाकिस्तानी नेशनल पे, कोई इंडियन नेशनल पे या किसी भी अरब कंट्री के जो नेशनल है उस पे अप्लाई होंगे। तो जो एक उनको लिवरेज था या एक कंसेशन थी कि आप आएँ या काम करना शुरू कर दें, वो नहीं है। लेकिन अभी तक ये है कि अगर कोई यूरोपियन यूके में सैर के लिए आना चाहता है तो उसको अभी तक वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आ सकता है, ट्रैवल कर सकता है। लेकिन एज़ फार एज़ आपका कंसर्न फॉर द सेटलमेंट के लिए वही लॉज होंगे कि अगर उसको यहाँ पे कोई स्पॉन्सर करता है या किसी के पास यहाँ पे वर्क परमिट है उसको बुलाते हैं, तो या वो किसी ने फिर जैसे अभी मैं बात कर रहा था वो सो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो जो सेटलमेंट की नॉर्मल कैटेगरीज़ हैं, जस्ट जो ऑप्शंस हैं वही उस पर अप्लाई होंगी। लेकिन कोई स्पेशल अब उनको कंसेशन नहीं है कि यूरोपियन यहाँ पे आएँ और अपना काम शुरू कर दें और फिर यहाँ पे अप्लाई करें और उसको यहाँ पे वीज़ा मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली एट दिस स्टेज मेरी जो एज़ फार मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अगर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं, सैर करने की उनको इजाज़त है, आ सकते हैं, लेकिन काम करने की और यहाँ पे सेटल होने के लिए उनको कोई ना कोई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा बेटा ब्रिटिश है राइट। और हम इंडिया जाना चाहते हैं। हमें हाँ जी सुन रहा हूँ जी, आपकी आवाज़ आ रही जी। ओसीआई कार्ड के लिए हमारे को कितना टाइम लगेगा और इंडियन वीजा लेने के लिए कितना टाइम लगेगा, प्लीज बता सकते हैं सर? उसका कार्ड कौन सा ले रहे हो आप? इंडिया जाने का वीज़ा ले रहे हो? हाँ, या इंडिया जाने के लिए हमें टूरिस्ट वीजा चाहिए या ओसीआई कार्ड के लिए कितना टाइम लगेगा हमें? ठीक। देखिए कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि अगर कोई भी ब्रिटिश नेशनल इंडिया में सैर करने के लिए जाना चाहता है तो उसको इंडिया की जो यूके के अंदर एम्बेसी है वहाँ से जाके टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है और वो वहाँ जा सकते हैं। मेरे ख्याल में फ़ास्ट टैग तो नहीं है, आप चेक कर लें उनकी वेबसाइट पे। लेकिन जो मेरी जिस तरह कि मुझे इसकी अवेयरनेस है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो और वहाँ जाके फिर डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन नेशनल थे पहले और अब आपने ब्रिटिश नेशनलिटी ले ली है और आपने इंडियन नेशनलिटी को एक्सटेंडर भी किया लेकिन आप ओवरसीज़ कार्ड बनाना चाहते हो तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। अब दो डिफरेंट चीज़ों को आप मिक्स नहीं करें। अब आप डिसाइड ही करें कि अगर तो आपने इमीडिएटली जाना है और आपका ख्याल है कि सिर्फ हमने इंडिया जाना है और आ जाना है तो फिर तो आप इंडियन वीज़ा लेके जा सकते हो एज ए टूरिस्ट। और अगर आप कहते हो कि ठीक है हमने इंडिया जाना है लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं हमारा कार्ड भी बन जाए और फ्यूचर में भी जाना हमारा आसानी होता रहे, तो फिर आपको पहले कार्ड बना लें और उसके बाद प्लान करना है इंडिया जाने का। लेकिन उसका मेरा ख्याल है कम से कम वो 4 वीक लेते हैं वो कार्ड बनाने के लिए। और फिर भी ये तसल्ली कर लें क्योंकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि पहले आपके पास नेशनलिटी क्या थी, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और उसके बाद जो कब कार्ड इशू होता है तो काफ़ी इस बात में जो इंडियन एम्बेसी यूके के अंदर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उनके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। अगर आप ऑनलाइन जाकर चेक करोगे, आप उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके फिर आपको परमिट मिलती है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पे फिर आपको कार्ड के लिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको इशू करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई।
जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2014 में स्पेन से यहाँ मूव हुआ था अपनी स्पेनिश वाइफ के साथ। 2014 में, ठीक। फिर 2014 मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मुझे 5 साल के बाद क्योंकि मेरी वाइफ इधर तकरीबन थोड़ा अर्सा 2-3 साल के करीब रही थी और वो वापस स्पेन चली गई, तो इसलिए मैं वो इंडेफिनिट की कैटेगरी में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे प्री सेटलमेंट दे दिया है दोबारा, आज से तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले? 1 साल पहले, क्योंकि मेरी वाइफ दोबारा, क्योंकि वो आती जाती रहती है ना इधर भी उधर, लेकिन वो मुस्तकिल इधर नहीं है, वो ठहरी यहाँ पे। ठीक ठीक है, तो मुझे उन्होंने 1 साल पहले मुझे उन्होंने दे दिया है प्री सेटलमेंट, ये जो ब्रेक्सिट के दिनों में। ठीक है, अभी ये है कि मुझे तकरीबन 2 महीने के बाद, क्योंकि मेरा पासपोर्ट स्पेनिश क्लियर होने के बाद मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं क्या यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट जो है वो इनको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ और उसके बिहाफ पे मेरा यही स्टेटस रहेगा, या 10 साल के बाद मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ अपने पासपोर्ट पे? ठीक। आप यूके में कब आए थे? 2014 में मैं यूके में आया था और मैं मुसलसल रह रहा हूँ इधर। ओके, 2014 से। ओके, अंडरस्टैंड। अब आपके 2 सवाल हैं। एक ये है कि आपके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है जो कि 19 में या 20 में मिला है और आपको 25 में पूरा हो रहा है और अपने 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करना है या परमानेंट सेटल स्टेटस अप्लाई करना है। और उसकी कंडीशन ये है कि आप और आपकी मिसेस दोनों इकट्ठे रह रहे हो और जो मेन यूरोपियन नेशनल जो कि आपकी वाइफ है वो हमेशा अपने यूरोपियन टीटी राइट्स को यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है और आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है और उसके बाद अपनी सेटलमेंट अप्लाई करोगे जो कि 2025 में बनेगी। आपका सवाल ये है कि मैं 2014 में आया था कि क्या 2024 में जब 10 साल पूरे हो जाएंगे ऑन द बेस ऑफ लीगल स्टेटस इन द यूके, सो वेदर यू बी एलिजिबल टू मेक द एप्लीकेशन, यस यू कैन अप्लाई कर सकते हो। अब जो दोनों कैटेगरीज में पहले आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा आप उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो सेटलमेंट के लिए। अब आपके यूरोपियन जो पासपोर्ट अगले साल मिलने जा रहा है या इस साल मिल रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेन ये है कि जब आपने इंडेफिनिट यूके में अप्लाई करना है तो उनमें से वन ऑफ द कैटेगरीज मीट करनी चाहिए। क्या आपने यूरोपियन के साथ 5 साल इकट्ठे गुजारे और उसके 5 साल पूरे हो गए, या आपने 2014 से लेके 24 तक आपने 10 साल पहले पूरे कर लिए। तो जो इनमें वन ऑफ कैटेगरीज में से आपकी मीट कर रही होगी आप उन दोनों में से उसको ऑप्ट कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाता है ठीक है, आप यूके के अंदर हैं, प्री सेटलमेंट वीज़ा मिला हुआ है आपको, क्योंकि ये जो प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट वाली ऑप्शन थी यूरोपियन के पास वो थी जून 2021 तक। अगर आपको यही पासपोर्ट जून 2021 से मिला होता तो फिर कम से कम आपको वो जो डिपेंडेंट वाला खाता बिक्री हो जाना था, आपके पास अपना ओन राइट बन जाना था कि आप अपने ओन राइट के अंदर यूरोपियन लिविंग इन द यूके आपके तौर पे आपको अपना वीज़ा ले लेते। लेकिन अब क्योंकि वीज़ा मिला हुआ है और आपको नेशनैलिटी जो मिल रही है वो बाद में मिल रही है, जून के जो टाइम बार हो गया है, तो इसलिए आपको अपने डिपेंडेंट वीज़े पे रहना पड़ेगा और 5 साल पूरे करते हुए या फिर 14 से लेकर 24 तक 10 साल पूरे करते हुए आपने अपना सेटलमेंट स्टेटस यहाँ अप्लाई करना है। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी मेरा नाम इमरान खान है और मैं इधर यूके लीड्स में रहता हूँ। राइट। मेरे 2 क्वेश्चन है। मैंने असाइलम किया था अगस्त 2014 में। 14 में, ठीक जी, तो मेरी इंडेफिनिट जो है 2023 के एंड पे हो रही है, इंडेफिनिट, 5 साल के ठीक। बाद। जी, अब ये है ना जो जिस तरह मैंने सुना है कि जो रूल है कि 10 साल की बेस के ऊपर जो इनका रूल तो 10 साल की बेस के ऊपर ही वो जो है ना आगे वो। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है इमरान साहब? जी, आपका सवाल क्या है मेरे भाई, कि नेशनलिटी का अप्लाई करोगे? जी जी, नेशनैलिटी के लिए कितने साल के बाद फिर अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि जो रूल के मुताबिक जो है ना वो इनके रूल को नहीं फॉलो किया है ना। ओके, मुझे ये बताएं कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस कब मिला था? 2018 18 अभी में? जो है ना
18 में और उससे पहले आप इलीगल थे? 2018 में। जी जी, उससे पहले आपके पास वीज़ा नहीं था, विदाउट वीज़ा यूके में थे आप, राइट? विदाउट वीजा थे और मेरा केस चल रहा था इनके साथ। ओके। लॉ ये कहता है कि आपको इंडेफिनेट मिल जाता है जब एज ए रिफ्यूजी आप 5 साल मुकम्मल करते हो तो आपको यहाँ पे इंडेफिनेट मिल जाता है। और उसके बाद जब नेशनलिटी की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि कम अज़ कम एट द टाइम ऑफ द नेशनल एप्लीकेशन आपने उससे बैक 10 इयर्स कभी भी यूके के अंदर इलीगल ओवर स्टेज विदाउट वीज़ा यहाँ पे टाइम ना स्पेंड किया हो। अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप शायद अंडरस्टैंड कर जाएं। अगर तो कोई बंदा सपोज करें स्टूडेंट था, 2014 में आया या 10 में आया, उसका केस चल रहा था 2014 तक, वीज़ा था उसके पास, 14 में उसने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी, वो पे केस पेंडिंग था, उसने असाइलम क्लेम कर दिया और उसके बाद उसको वीज़ा मिल गया, तो उसकी जो 3C थी वो लाइव रह गई कि पहले वीज़ा था और उसको फिर रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, गैप नहीं आया। फिर तो वो 10 साल फ्रॉम जो इनिशियल एप्लीकेशन या जब इनिशियल वो इंटर हुआ 2010 में या 40 में, तो फ्रॉम दैट डेट वो 10 साल पूरे कर सकता है। कोई 4 साल उसने स्टूडेंट गुजारे, 2 साल केस पेंडिंग चलता रहा, 4 साल उसने रिफ्यूजी गुजारे, तो टोटल 10 साल बन गए। तो येस, ही इज़ क्वालिफाइड टू मेक द एप्लीकेशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम डे फर्स्ट टू द ऑनवर्ड। लेकिन अगर ये केस है कि आप आए, आपका कोई वीज़ा मसला बन गया, आपने असाइलम क्लेम कर दिया और उसके जो इंटरव्यू है वो ना तो एक्सेप्ट हुआ ना रिफ्यूज़ हुआ और केस अपना चलना शुरू हो गया, पहला वीज़ा आपका कैंसिल हो गया या उसका एक्सपायर हो गया। अब आप ये कहते हो कि मैंने क्योंकि असाइलम क्लेम कर दिया था, तो इन माई परसेप्शन या मेरी जो इसके बारे में नॉलेज है वो ये कि मैं कहता हूँ कि मैं लीगल हो गया था ऑन द डे ऑफ द क्लेम द असाइलम, आपका टाइम स्टार्ट नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि जिस दिन आपने क्लेम किया था, क्लेम के बाद आपका रिफ्यूज़ हो गया, फिर आपने कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने जब ग्रांट कर दिया, गैप अगर नहीं आएगा तो यस कंसिडर होएगा। लेकिन असाइलम के केस में ऑन द वीज़ा मिलने पे या अगर आपके पास पहले वीज़ा था, आपने असाइलम क्लेम कर दिया, रिफ्यूज़ हो गया, राइट ऑफ अपील मिल गया और आपने अपनी अपील लॉन्च कर दी बिफोर एक्सपायर द प्रीवियस लीव, तो फिर भी कम से कम एक कैटेगरी बन जाएगी कि यस आप लीगल हैं कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपने कोर्ट में अपील लॉन्च कर दी और वो अपील आपकी फेवर में चली गई और आपको वीज़ा ग्रांट हो गया, तो फिर भी उस पोजीशन तक भी आप लीगल कंसिडर हो सकते हो या जो टाइम 10 ईयर्स रूट है वो आप उस पर क्वालिफाइड कर जाओगे। अब आपने देखना है कि क्या 2017 में, 16 में, 15 में कभी आप विदाउट लीव या विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन तो नहीं थे। अगर आप थे तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपने जो 18 से रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, 5 साल बाद इंडेफिनिट लोगे, लेकिन उसके बाद आपको फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा फॉर नेशनलिटी के लिए। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, यू अंडरस्टैंड। थैंक फॉर योर कॉल। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं फिर बात। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने अपनी बेटी का स्पोर्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ। राइट। हाँ जी, 8 वीक हो गए हैं। तो उन्होंने होम ऑफिस ने जो मांगा था हमने सब उनको दिया। तो मेरी बेटी वो ले रही है, केयरिंग लोन्स ले रही है। तो अगर हम 8 वीक के बाद अभी हम पता कर सकते हैं कि वीज़े की क्या पोजीशन है? आपने फास्ट ट्रैक में डाला या नॉर्मल पोस्ट में डाला? स्टैंडर्ड फीस दी आपने? मैंने नॉर्मल डाला है। जी 8 वीक तो बहुत कम है, लेकिन नॉर्मली होम ऑफिस वाले कहते हैं कि अगर स्पाउस वीज़ा नॉर्मल एप्लीकेशन डालते हो तो वो 6 माह में डिसाइड कर रहे हैं, और अगर आप फास्ट ट्रैक में एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो 800 पाउंड्स तो फिर वो 28 डेज़ में डिसाइड करते हैं। 2 महीने हुए हैं, मेरे ख्याल आपकी लेटर लिखना लिख लें, लेकिन मैटर नहीं करता, आप कम से कम 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि तकरीबन 4 माह तक वो डिसीजन दे देते हैं, 4 से 5 माह के अंदर अंदर। तो बट एनी वे इज़ टू अर्ली टू बी मेड एप्लीकेशन टू द कोर्ट द होम ऑफिस। थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
जी आप लाइव हैं, आप स्पीकर बंद करें। हेलो जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप दूसरे रूम में चले जाएं या टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि फिर आवाज़ आसान से हो। जी जी फरमाइए मैडम। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई इंफॉर्मेशन लेना था। मैंने भाई को बुलाना है पाकिस्तान से। राइट। यूके में हूँ और 2 साल हो गए मुझे ना यूके में रहते हुए। 3 नेशनलिटी पासपोर्ट इटालियन है और 3 पाकिस्तानी है। कौन 3 नेशनलिटी है आपके पास? मेरे हस्बैंड के पास और 2 बच्चों के पास इटालियन नेशनलिटी। ओके। और आपके और 2 बच्चों के पास? मेरी और 2 बच्चों की पाकिस्तानी। और आप किसको बुलाना चाहते हैं, भाई को? छोटे भाई को बुलाना चाहती हूँ, तो इसकी क्या वो रिक्वायरमेंट है? सैर के लिए या डिपेंडेंट वीज़े के लिए? इधर डिपेंडेंट वीजे के लिए। ठीक। मेरी बहन, थैंक यू आपकी कॉल का। आप टीवी पे आंसर सुने। पहली बात यह है कि मैं भी बता रहा था कि जो यूरोपियन हैं, अगर उन्हें अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना था अंडर द यूरोपियन लॉ, तो उसकी जो डेडलाइन थी वो 30 जून 2021 थी। टाइम फिनिश हो गया। अगर आपकी आधी फैमिली यूरोपियन है, आधे पाकिस्तानी है और वो यहाँ डिपेंडेंट वीज़े पे है, तो अनफॉर्चुनेटली इधर वे या बोथ ऑप्शन में या किसी भी ऑप्शन के अंदर उन्होंने अगर बुलाना होगा तो आप उनको अपनी ओन कैपेसिटी में बुला सकते हो। बट जो था कि आप यूरोपियन हैं, यूके में रह रहे हो और अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे थे, वो वाले जो रिक्वायरमेंट्स वाला जो कैटेगरी थी, वो अनफॉर्चुनेटली अब उसका टाइम ख़त्म हो गया। अब आप देख सकती हैं कि अगर आपका भाई पढ़ा लिखा है, क्या वो स्टूडेंट वीज़े पे आ सकता है अगर पढ़ना चाह रहा है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा है, कुछ पास एक्सपीरियंस है, तो क्या वो वर्क परमिट यहाँ पे आ सकता है। अगर वो किसी जो पाकिस्तान किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या उसकी कंपनी यहाँ पे को अपना ऑफिस बनाना चाहती है, तो ऐसे 100 रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। तो ऐसे और ऑप्शन डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपका भाई एज ए यूरोपियन डिपेंडेंट आपके पास आ जाए, अगर बेशक उसको स्पॉन्सर कर भी रहे हैं, फंडिंग कर भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद रीज़न ये है कि वो जो टाइम था टू मेक द एप्लीकेशन एज ए डिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ द यूरोपियन, वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा बेस्ट होगा कि अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हैं लोकल सोलिसिटर से अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो मोर देन वेलकम, हमसे डिस्कस करें, उनके कागज़ दिखाएं ताकि देख सकें कि उनके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन हो सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो मेरे भाई, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं लास्ट वीक भी सवाल किया सी ते उस वेले तुसी ਤੁਹਾਡਾ ब्रेक ਦਾ टाइम हो गया जी प्लीज तुसी बाद मैंने जवाब दिता सी एंड ऑफ प्रोग्राम। आज पूछिए जी आप। जी तो मेरा सवाल है कि मेरी बच्ची जेड़ी है उन्हें नर्सिंग की है, नर्सिंग डिग्री कर ली है, तो उन्हें लाइफ इन द यूके ते इंग्लिश टेस्ट उन्हें करना है ते नेक्स्ट वास्ते, क्योंकि नेक्स्ट ईयर साढ़े 10 साल पूरे हो रहे हैं, असी नेशनलिटी अप्लाई करनी है। ठीक। दूसरा सवाल मेरा है कि मेरी वाइफ की मम है ते ओदे बेटे ने उन्होंने बुलाया सी इत्थे अपो स्पेन तो इत्थे सेट होए हैं, वो पाकिस्तान उन्होंने भेजे अपनी वालदा नूं, ते वो कितना चिर इत्थे रह सकते हैं, उन्होंने कोल भी वीजा अपने बेटे थ्रू उन्होंने लभे है। यूरोपियन डिपेंडेंट वाला वीज़ा सीखा जी? उनके पास यूरोपियन डिपेंडेंट वीज़ा था उनके पास। जी जी ओके मेरे भाई, जो पहला सवाल था उसका आपने खुद ही आंसर दे दिया। जो बच्चे 18 साल से अबव होंगे और जब वो यहाँ 10 साल लीगली पूरे करते हुए या स्टूडेंट वीज़े पे या डिफरेंट कैटेगरीज में पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे, तो उनको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना पड़ता है। अच्छा, अगर उसने यहाँ से डिग्री की है और वो डिग्री ग्रेजुएशन थी या मास्टर था, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं मैं कह रहा और ना कोई डिप्लोमा नहीं कह रहा, कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन या उसने कम से कम यूके से मास्टर किया हो, तो फिर वो क्वालिफाइड करती है कि उसको B1 पास करने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसको सिर्फ लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा।
लेकिन अगर कोई कोर्स किया है, जैसे नर्सिंग का कोर्स भी किया है, तो नर्सिंग के कोर्स के लिए भी मेरे ख्याल में जो रिक्वायरमेंट थी आइल्स की वो कम से कम 6.5 या 6 बैंड है। तो मेरे ख्याल में उसको इंग्लिश पास करना मुश्किल नहीं होगा, जो कि B1 बड़ा इजी पास हो जाएगा। आप अपने बेटी को बोलें कि वो लाइफ इन यूके एंड B1 पास कर ले। जब 10 साल पूरे हो जाएं, वेरी नेक्स्ट डे शी कैन मेक एप्लीकेशन फॉर इंडेफिनिट। सेकंड सवाल आपका आता है आपकी भाई की या दोस्त की, जो इसकी भी वालदा, उनको यहाँ पे वीज़ा मिला हुआ है। जिस बंदे के पास यूके में वीज़ा होता है एज ए डिपेंडेंट, वो बेशक यूरोपियन डिपेंडेंट है, ब्रिटिश डिपेंडेंट है, या उसके पास एक शॉर्ट लिमिटेड लीव है जो कि 10 साल कैटेगरीज की, उसके ऊपर एक कंडीशन होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आउट ऑफ कंट्री 90 डेज़ पर ईयर वो स्टे कर सकते हैं। अगर वो 2 दफ़ा चले जाएं, 1 दफ़ा चले जाएं, लेकिन जो टोटल डेज़ बनते हैं वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर ईयर्स के। आप ये नहीं कर सकते कि आप बोलो कि हम ऐसे करते हैं, अक्टूबर में जाते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस साल में डाल लेंगे, फिर जनवरी फरवरी मार्च अगले साल में डाल लेंगे। नो, यू कांट। तो किसी भी कंसेक्टिव 12 मंथ में आपके 3 महीने से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेक श्योर करें कि अगर वो गए हैं तो उन्हें बोलने के वापस आना चाहिए। बाकी डिसीजन अप टू यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम जी। बस मैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एक तो ना मुझे 2-3 सवाल है कि मुझे आज तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया, तो प्लीज अगर आपका प्रोग्राम सुनती हूँ बहुत शुक्रिया, अच्छा लगता है, आप बताते हैं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूं प्लीज। जी मैं बता आपको। एक तो मुझे ये पूछना है, जो 28 का रूल है वो जैसे मेरे मिलने वाले 2005 में आ गए थे, तो उनको 20 ईयर जब कब से अकाउंट करना शुरू करेंगे, जब वो आए थे या साल के बाद? एक तो ये पूछना है। और दूसरा, मैं खुद जब आई थी तो मेरे केस किए 17 साल हो गए हैं, अब तो मेरा अभी तक केस हल नहीं हुआ। अभी मुझे राइट ऑफ अपील मिला है, लेकिन 2 मंथ हो गए, अभी कोई डेट नहीं आई, तो पता नहीं वो मुझे वीजा क्यों नहीं दे रहे। तो ये 2 मेरे सवाल है। आप किस वीज़े में यूके में आई थी मैडम? मैं भी आई थी 2005 में, मैं भी आई थी। कैसी आई थी? टीयर स्टूडेंट पे आई थी आप? मैं नहीं, मैं विजिट वीजे पे आई थी। और फिर मैं जब आई तो मेरी कंडीशन, हालांकि मैं बहुत बीमार हूं। ओके मैडम, आप टीवी पे आंसर सुने ताकि टाइम खत्म हो रहा है, फिर आपको आंसर मिल जाए। जी। पहला सवाल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया हमारे प्रोग्राम को। ये वीनस टीवी की मेहरबानी कि वो टाइम देते हैं कम्युनिटी के लिए, और हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो 20 साल का मतलब ये है कि जो बंदा यूके में इंटर हो गया, रिगार्डलेस वो विजिटर आया था, वो स्टूडेंट आया था, या यहाँ पे किसी स्पाउस वीज़े पे आया था, द मिनट यू इंटर द यूके फ्रॉम दैट डे टू 20 ईयर्स पूरे करते हुए आप अपने एप्लीकेशन कर सकते हो कि पहले मैं लीगल था, फिर अनफर्ड वीज़ा ख़राब हो गया, फिर मैंने अपील में चला गया, फिर मैंने ह्यूमरस एप्लीकेशन डाल दी, मतलब लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जो भी होते रहे, लेकिन टोटल आपने यूके के अंदर रहते हुए 20 ईयर्स पूरे कर लिए और कभी भी आप कंट्री से बाहर नहीं गए, तो आप 20 ईयर्स पूरे करते हुए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि अगर पहले आपके पास वीज़ा था 2 साल का स्टूडेंट या कोई और आप कभी कभी आउट ऑफ कंट्री गए भी थे सैर करने के लिए, फिर 4 साल के बाद वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर इलीगल हो गया, फिर 20 ईयर पूरे हो गए, तो वो जो गए थे वो भी, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। उस टाइम भी आपका वही टाइम क्लॉक स्टार्ट होएगा जब वंस यू इंटर फर्स्ट टाइम इन द यूके फ्रॉम दैट डे टू 20 ईयर्स, एज़ फार एज़ आपका किसी साल का 90 डेज़ का ज़्यादा गैप ना हो। तो ये तो हो गया पहला सवाल आपके 20 ईयर्स का, लिहाजा उसको 2005 से काउंट होएगा, ना कि 5 साल के बाद 1 साल और वेट करना पड़ेगा फिर काउंट होएगा, ये क्वेश्चन नहीं है। कुछ लोगों का विजिटर वीज़ा होता है मल्टीपल 2 साल का, वो यूके में आते हैं, तो उनका भी जैसे इंटर होते हैं तब से स्टार्ट होता है। वो ये नहीं होगा उसके पास मल्टीपल 2 साल का वीज़ा है, वो काउंट नहीं होएगा, बाद में स्टार्ट होएगा। ये केस ही नहीं है। केस ये है कि आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि यू बिन इन द यूके फॉर लास्ट 20 ईयर्स कॉन्टीन्यूसली या कंसेक्टिवली, सो इन डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वो आप उसमें फॉल कर जाते हो।
जो सेकंड सवाल आपका था, आपने बोला विजिटर आई थी, फिर कोई अपने क्लेम डाला, अनफॉर्चुनेटली अब शायद ठीक नहीं रही, फिर आपका कोर्ट में केस चला गया, अपील में है, 2 महीने हो गए हैं। तो होता ये है कि यूके के अंदर अगर कोई क्लेम केस डालते हो, राइट अपील मिलता है या आपको कोर्ट में जाके अपनी अपील लॉन्च करते हो, तो नॉर्मल यूके के अंदर जो आजकल हियरिंग आ रही हैं वो 1 साल के बाद 12 महीने के बाद हियरिंग हो रही हैं। अगर 2 महीने हुए हैं आप वेट कर लें, आपकी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स अपील लॉन्च हो गई होएगी, आपको एक्नॉलेज आ गया होएगा और उसके बाद आपसे उन्होंने फ़ीस चार्ज कर ली है। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कोर्ट। अब कोर्ट वाले फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपको इस डेट तक डॉक्यूमेंट्स दे दें, फिर बंडल जमा करवा दें, फिर स्केलेटन जमा करवा दें। तो ये एक प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूस है कोर्ट का कि वो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, आप उसे एक्सचेंज कर रहे हो, अपना जो क्लेम है उसको साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितनी दे सकते हो वो फर्स्ट गो में दे दो। बहुत सारे केस में देखा गया कि अगर होम ऑफिस कंसिडर करे या रियलाइज़ करे कि जो एविडेंस है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अपील इनकी विन हो जानी है, तो वो अपने केस को ऑटोमेटिकली भी रिव्यू कर सकते हैं या होम ऑफिस वाले उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपके पास आपके क्लेम के फेवर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इंस्टेड ऑफ कि आप हियरिंग वाले दिन बंडल में डाल लो, अभी से उसका सारा जो चट्टा वट्टा है साथ लगा के जमा करवा दो ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। और पॉसिबल है वो इसको रिव्यू कर लें या होम ऑफिस को विड्रॉ कर जाए और आपको विदाउट गोइंग टू द कोर्ट आपकी अपील आपकी फेवर में ग्रांट हो जाए। तो इसलिए आप करें। और अगेन कीप इन टच विद योर सॉलिसिटर या कोर्ट, जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी वो आपको बताते रहेंगे। और इसके बाद जो मेरिट्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपका क्लेम क्या है और आपके उसके बारे में या उसके फेवर में आपके पास एविडेंस क्या है। होप यू अंडरस्टैंड माई आंसर। थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी नमस्कार भाजी। जी नमस्कार जी। ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ EU ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮਾਈਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, 3 ਮਾਹ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਆਇਆ, 5 ਸਾਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੈਰੀ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਰਮਲੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ जावे। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने आज कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। लेकिन बिफोर मैं फिनिश में सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगा। जो लोग यहाँ पे सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़े पे आना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 3 शराइत हैं कि उनकी जो मदर कंपनी है होम कंट्री में काम कर रही है, उनके पास 12 महीने की वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वो उसके एम्प्लॉई हैं और उनके पास जो शेयर होल्डिंग वो लेस दैन 50% है, उन्होंने जो IELTS का एग्ज़ाम पास किया है वो A1 है और वो UK में आके यहाँ पे एज ए सोल रेप कंपनी काम करना चाहते हैं, तो उनके पास राइट है कि विदाउट इन्वेस्टिंग एंड शोइंग एनी फंड्स वो यहाँ पे सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और तमाम शर्तें बाकी पूरी करते हुए जब वो 5 साल यहाँ पूरे करेंगे उनको इंडेफिनिट उसके बाद ब्रिटिश नेशनलिटी यहाँ पे मिल जाएगी और उनके पास राइट है कि अपने बच्चों को वाइफ का एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे ला सकें। जो एजुकेशन और NHS की जो फ्री सर्विसेज हैं जो नॉन बंदों को वो उनको अवेल होंगी। तो अगर कोई लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।